आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रोपोज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी। आज हम डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस में जिस एडिशनल एप्लीकेशन को पढ़ेंगे वो है प्रोपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी। मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि उसको ज्यादा कैपेसिटी चाहिए तो वो किस तरह से अपनी कैपेसिटी को किस एनालिसिस के बेसिस पर इंक्रीज कर सकती है। तो सबसे पहले अगर एडिशनल कैपेसिटी की बात की जाए तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी सप्लाई नहीं होती जितनी के मार्केट से डिमांड आती है। मतलब जो डिमांड है अगर वो सप्लाई से ज्यादा है या डिमांड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी से ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को अब एडिशनल कैपेसिटी चाहिए इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। इस तरह के सिनेरियो के लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन एडिशनल कैपेसिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोपोज करती हैं कि अब कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाए। अब एडिशनल कैपेसिटी के लिए क्यों प्रपोज किया जाता है? ताकि फुलफिल की जा सके मार्केट की डिमांड, जिसे हमने यहाँ बात की कि डिमांड ज्यादा है और कैपेसिटी कम है। तो जब कैपेसिटी बढ़ेगी तब ही डिमांड को फुलफिल किया जा सकेगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पोटेंशियल प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए या पोटेंशियल प्रॉफिट कमाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेसिटी को इनहेंस करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ब्लास्ट कंपनी की तो हम ये कहते हैं कि ब्लास्ट कंपनी एक कंपनी है जो कि फैब्रिक बनाती है, कपड़ा बनाती है। अब लेट्स सपोज जो मार्केट से उसकी डिमांड आती है वो आती है 1,20,000 मीटर के कपड़े की, और जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के मुताबिक वो सिर्फ 1,00,000 मीटर कपड़ा बना सकती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिमांड और कैपेसिटी में 20,000 मीटर्स का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस किस तरह से फिल किया जा सकता है? अगर एडिशनल कैपेसिटी इनकॉर्पोरेट की जाए, मतलब अगर कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए तब इस डिमांड की फुलफिलमेंट हो सकती है। मतलब कैपेसिटी अगर 1,00,000 है तो कैपेसिटी अगर 1,20,000 पे जाएगी तब डिमांड और कैपेसिटी इक्वल होंगे और डिमांड जो है वो फुलफिल की जा सकती होगी ताकि पोटेंशियल प्रॉफिट को अर्न किया जा सके। अब लेट्स सपोज कि दो कंपनी के पास यूनिट्स है, एक स्पिनिंग यूनिट है और एक वेविंग यूनिट है। कहा जाता है कि अगर स्पिनिंग यूनिट जो है वो यॉर्न बनाती है, मतलब कि धागा बनाती है, और जो वीविंग यूनिट है वो उससे उस धागे के थ्रू कपड़ा बनाती है। तो अब ये कहा जाता है कि अगर इन दोनों यूनिट्स में कोई एडिशनल कैपेसिटी इनकॉर्पोरेट की जाए तब जाकर ये डिमांड मीट की जा सकती है। अब किस तरह से एनालाइज किया जाए कि ये एडिशनल कैपेसिटी इनकॉर्पोरेट करने से कंपनी को पोटेंशियल प्रॉफिट भी हासिल होगा? उसके लिए हम एक एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे जिसमें डिफरेंशियल कॉस्ट के थ्रू उस एनालिसिस को देखेंगे कि क्या वो एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन से ही उस एनालिसिस के थ्रू प्रॉफिट कमाया जा रहा है या नहीं कमाया जा रहा, और कंपनी को एडिशनल कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए या नहीं। इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो एडिशनल कैपेसिटी हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर 1,00,000 से 1,20,000 पर की जाए तब जाकर जो डिमांड है वो मीट होती है। तो कैपेसिटी मतलब अभी 100% कैपेसिटी है और कैपेसिटी 120% हमने करनी है, क्योंकि अगर 20,000 का इंक्रीज करना है तो ये 20,000 20% के इक्वल है। वो किस तरह से कि 20,000 को अगर डिवाइड किया जाए 100,000 से और मल्टीप्लाई किया जाए 100 से तो वो हमारे पास 20% बनता है। तो इस तरह से 100% पहले से है और अब उसमें अगर 20% मजीद इजाफा किया जाए तो मतलब अब कैपेसिटी 100 की बजाय 120% पर जानी चाहिए। अब क्योंकि एनालिसिस को डिफरेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर परफॉर्म करना है तो यहाँ पर ये कह देते हैं कि जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है उसकी जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो है 0.10 रुपीज पर मीटर, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटी दी जा रही है वो भी मीटर्स में दी जा रही है, इसलिए जो यहाँ कॉस्ट दी गई है अब यूनिट डिफरेंशियल कॉस्ट दी गई है वो पर मिनट मीटर 0.10 दी गई है। और इसी तरह से वेविंग डिपार्टमेंट की भी जो कॉस्ट दी गई है डिफरेंशियल कॉस्ट वो दी गई है 0.10 मीटर। इसके अलावा अब हमने देखना है कि असल में ये अगर एक्सटेंड किया जाएगा तो यील्ड कितनी आएगी। तो अगर वेविंग डिवीजन की यील्ड की बात करें तो क्योंकि वेविंग डिवीजन कपड़ा बुनती है तो वेविंग डिवीजन के पास यील्ड आ जाएगी जो वो ये होगी कि उसका फैब्रिक निकलेगा उस यील्ड में से, इस 1,00,000 की कैपेसिटी में से जो 1,00,000 हमारे पास थ्रेड आएगा या यॉर्न आएगा
इसकी कैपेसिटी में से इस मीटर्स में से 90% जो है वो फैब्रिक निकलेगा, 1.5% कॉटन निकलेगा और 8.5% लॉस हो जाएगा इस सारे प्रोसेस में। अब इस यील्ड के ऊपर जब ये यील्ड आएगी तो उसको बेचना भी है कंपनी ने, और वो उसको जिस प्राइस पे बेचेगा उन तीनों की यहाँ पर प्राइस मेंशन है, फैब्रिक की, कॉटनिंग की और स्पिनिंग स्टॉक की। स्पिनिंग स्टॉक बेसिकली वही यॉर्न है जो प्रोड्यूस किया गया है हमारे पास स्पिनिंग डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस भी अवेलेबल है, हमें यील्ड भी अवेलेबल है और साथ ही साथ डिफरेंशियल कॉस्ट भी अवेलेबल है। हमने क्या करना है कि डिफरेंशियल मार्जिन देख लेंगे कि कितना डिफरेंशियल प्रॉफिट कमाया जा रहा है हमारे पास इस प्रोसेस में। और अगर तो कोई डिफरेंशियल प्रॉफिट एग्जिस्ट करेगा तो इसका ये मतलब है कि कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर एडिशनल कैपेसिटी नहीं क्रिएट की जाएगी। अब डिफरेंशियल प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है? जब डिफरेंशियल रेवेन्यू में से डिफरेंशियल कॉस्ट को लेस किया जाएगा तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो हमारे पास हो जाएगा डिफरेंशियल प्रॉफिट। तो सबसे पहले इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? डिफरेंशियल रेवेन्यू। और डिफरेंशियल रेवेन्यू बेसिकली होता क्या है कि दो ऑल्टरनेटिव्स के जो रेवेन्यू में डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल रेवेन्यू। जिस तरह अगर डिफरेंशियल रेवेन्यू की बात की जाए तो ऊपर हमने देखा था कि यील्ड जो आ रही थी वो फैब्रिक की 90% आ रही थी, और यहां हमने कहा था कि 100,000 मीटर जो हमारे पास है वो यॉर्न मौजूद है, जिसको हमने यहाँ ऊपर कैपेसिटी में देखा था कि 100,000 मीटर यहाँ पर यॉर्न मौजूद है, जिससे ये कहा जा रहा है कि 90% फैब्रिक आ जाएगा। तो जब हमने 100,000 को मल्टीप्लाई किया 90% से तो ये हमारे पास आ गया 90,000 मीटर्स फैब्रिक। इसी तरह से अगर कॉटन की बात की जाए तो इसी 100,000 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 1500 मीटर्स का हमारे पास आ जाएगा कॉटन। अब यहाँ पर इन्हीं वैल्यूज की बेसिस पर, इसी मीटर्स की बेसिस पर हम डिफरेंशियल रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो 90,000 मीटर फैब्रिक हो अगर तो 90,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.50 से, जो कि यहाँ पर हमें फैब्रिक की प्राइस दी गई है। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,35,000 रुपीज का डिफरेंशियल रेवेन्यू फॉर फैब्रिक। इसी तरह से अगर कॉटन के लिए देखें तो 1500 मीटर कॉटन है, जिसको यहाँ हम ऊपर पहले कैलकुलेट भी कर चुके हैं। तो 1500 मीटर कॉटन अगर हो तो उस पर जो प्राइस लग रही है वो लग रही है 0.24 पर मीटर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 360 रुपीज का रेवेन्यू फॉर कॉटन। अब यहाँ पर तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है वेविंग डिवीजन के लिए, हमारे पास अब ये रेवेन्यू निकला है। अब इन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर वेविंग का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा जो कि आ जाएगा 1,35,360 रुपीज का रेवेन्यू फॉर वेविंग डिपार्टमेंट। अब इसमें से हमने लेस कर देना है, अगर हम लेस कर देंगे रेवेन्यू फॉर स्पिनिंग डिपार्टमेंट तो फिर हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशियल रेवेन्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 100,000 मीटर्स यॉर्न था, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.20, जो यहाँ पर ऊपर हमें इसकी प्राइस दी गई है। तो जब हमने इसके मीटर्स को इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रेवेन्यू ऑफ स्पिनिंग डिवीजन आ गया, जो कि आ गया 1,20,000। अब अगर वेविंग के डिवीजन में से स्पिनिंग के डिवीजन की रेवेन्यू को लेस किया जाएगा तब हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशियल रेवेन्यू, जो कि हो जाएगा 15,360 रुपीज का डिफरेंशियल रेवेन्यू। और हमने डिफरेंशियल रेवेन्यू को यही पढ़ा था कि दोनों ऑल्टरनेटिव्स के रेवेन्यू के दरमियान में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल रेवेन्यू है। तो इस तरह से हमने डिफरेंशियल रेवेन्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। अब मजीद प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंशियल कॉस्ट चाहिए, और डिफरेंशियल कॉस्ट यहाँ ऊपर दोनों डिवीजन्स के लिए अलग अलग गिवन है, जो कि 0.10 पर मीटर और 0.10 पर मीटर दोनों की सेम ही है स्पिनिंग डिपार्टमेंट के लिए, और कैपेसिटी दी गई थी 100,000 मीटर यॉर्न। उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वेविंग डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंशियल कॉस्ट लिख लेंगे, जो कितनी आ जाएगी 100,000 मीटर को 0.10 से जब हमने मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई किया तो ये 10,000 रुपीज की आ जाएगी वेविंग डिपार्टमेंट की डिफरेंशियल कॉस्ट। इसी तरह से स्पिनिंग डिपार्टमेंट की डिफरेंशियल कॉस्ट भी इतनी ही आ जाएगी, जो आ जाएगी 10,000 रुपीज की डिफरेंशियल कॉस्ट। अब डिफरेंशियल प्रॉफिट के लिए हमने क्या करना था कि डिफरेंशियल रेवेन्यू में से डिफरेंशियल कॉस्ट को लेस करना था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 10,000 और 10,000 को जब 15,360 में से 10,000 और 10,000 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 4,640 रुपीज का पोटेंशियल लॉस। अब ये जब पोटेंशियल लॉस आ गया है तो इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेसिटी को एक्सटेंड नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट की जगह लॉस आया है। अब एक और पॉइंट यहाँ माइंड में आता है कि इन दोनों डिफरेंशियल कॉस्ट में से वेविंग में से स्पिनिंग की कॉस्ट को लेस क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी डिफरेंशियल कॉस्ट गिवन है, इसलिए हमने इन दोनों को ऐड किया है, इन दोनों को आपस में लेस नहीं किया। उसके अलावा रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू में सिंपली यहाँ पर रेवेन्यूज दिए गए थे इन तीनों चीजों से रिलेटेड, इसलिए हमने वेविंग के रेवेन्यू में से स्पिनिंग के रेवेन्यू को लेस कर दिया, तो हमारे पास डिफरेंशियल रेवेन्यू आ गया। और फिर इसी डिफरेंशियल रेवेन्यू में से डिफरेंशियल कॉस्ट को लेस किया तो पोटेंशियल लॉस आ गया, जिसके लिए हमने कहा था कि अगर पोटेंशियल लॉस आ जाएगा तो कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सटेंड नहीं करेगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी कंपनी किस तरह से प्रपोज कंस्ट्रक्शन फॉर एडिशनल कैपेसिटी को ट्रीट कर सकती है, और हमने देखा कि पोटेंशियल प्रॉफिट या पोटेंशियल लॉस के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने कैपेसिटी को एक्सटेंड करना है या नहीं करना, और अगर पोटेंशियल लॉस आ जाए तो कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सटेंड नहीं करेगी।